अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं हम आज अपने इंडस्ट्रियल मटेरियल के थर्ड लेक्चर की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल जियोमेट्री को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज क्रिस्टल। Any solid material in which component atoms are arranged in definite pattern and whose surface regularity reflects its internal symmetry is called crystal. क्रिस्टल जियोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर हैं और अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए आप क्लास रूम की तरफ जा रहे हैं। जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल्ड हैं और किसी किसी रो में कोई सीट एम्प्टी है। तो आप पूरी क्लास का जायजा लेंगे और देखेंगे कि कौन सी सीट सूटेबल है, जिधर बैठ के आप अटेंशन से लेक्चर अटेंड कर सके और कुछ नोट डाउन करना पड़े तो व्हाइट बोर्ड से देख के आप उसको नोट डाउन कर सके। सेम एज इट, अगर हम मटेरियल की बात करें तो किसी भी सॉलिड मटेरियल को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के अगर जूम करके देखें तो आपको उसके आइटम की सीक्वेंस की समझ आएगी कि उसमें आइटम किस सीक्वेंस के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वो एटम की सीक्वेंस क्या है और वो किस सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद ही आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में जब आपने इसको जूम करके देखा तो आपको पता चला कि किस आइटम के दरमियान गैप है और कौन सा आइटम किधर पड़ा हुआ है। उसके बाद ही आप उस गैप को फिल कर सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंगली डिफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम मटेरियल बनाते क्यों हैं? हमारा मटेरियल को बनाने के पीछे दो ही मोटिव होते हैं। या तो उस मटेरियल को जो हमने बनाया है फर्दर उससे कोई कंपोनेंट बनाना, या फिर जो मटेरियल हमने बनाया है उसको डायरेक्ट यूज में लेके आना। मतलब यूज में आप लेके आएंगे, उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, कोई लोड अप्लाई होगा, या उसके ऊपर जब कोई कंपोनेंट आप बनाते हैं तो उस टाइम पे भी उस कंपोनेंट के ऊपर कोई फोर्स ही लगेगी और आप उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद ही आप उस मटेरियल को बनाएंगे। जिस टाइम पे हम कोई मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम की मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सपोज कि अगर फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि उसके अंदर हमने कास्टिंग करनी है। हमारे पास एक मोल्टन मेटल है, हमने उसकी कास्टिंग करनी है। तो हम देखेंगे कि अगर तो उसको हम कूल किस तरीके से कर रहे हैं, अगर तो हम उसको फर्नेस के अंदर ही रख के कूल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। उसको अगर फर्नेस से निकाल के रूम टेम्परेचर पे हम कूल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। लेकिन हम उसको अगर सडन कूल करते हैं, लाइक वाटर में या ऑयल में डिप कर देते हैं, तो वो ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज टोटल चेंज हो जाएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम फिर उस मटेरियल को तैयार करते हैं। तो ये हमारी क्रिस्टल ज्योमेट्री थी। अब इसके हम यूनिट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। यूनिट सेल। Unit cell is a structural unit or building block that can describe the crystal structure. क्रिस्टल किस टाइप का होगा ये यूनिट सेल ही डिफाइन करता है। क्रिस्टल रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल्स जनरेट द इंटायर क्रिस्टल। बहुत से यूनिट सेल मिलके क्रिस्टल बनाते हैं। ग्रेन्स, जब बहुत से क्रिस्टल मिलते हैं तो वो मिलके ग्रेन्स बना देते हैं, मेड अप ऑफ मैनी क्रिस्टल। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारे पास कुछ ब्रिक्स हैं, वो हमारा अगर यूनिट सेल हो तो बहुत सी ब्रिक्स मिलके एक वॉल बना देती हैं, तो वॉल हमारे पास क्रिस्टल आ जाएगा। और ज्यादा सारी वॉल्स और उसके ऊपर छत मिलके घर बना देते हैं, तो वो घर हमारा ग्रेन हो जाएगा। और बहुत से ग्रेन्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक मटेरियल बना देते हैं, सॉलिड मटेरियल। सेम इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यूनिट सेल हैं, जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इनने ये मिलके ये क्रिस्टल बना दिया। और जब बहुत से क्रिस्टल आपस में मिले तो उन्हें ग्रेन्स बना दिया। और ग्रेन्स की आपस में बाउंड्री को हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। और जब बहुत से ग्रेन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक सॉलिड मटेरियल बना देते हैं। सॉलिड्स, हमारे पास सॉलिड्स की टू टाइप्स आ जाती हैं। वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन, या जिसे अमॉर्फस भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन की फर्दर आगे डिवीजन है सिंगल क्रिस्टलाइन या पॉली क्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन में हमारे पास सिंगल ग्रेन होते हैं, उनके दरमियान बाउंड्रीज मौजूद नहीं होती। लाइक ये एक ही ग्रेन हैं सारे और ये इसके क्रिस्टल हैं, लेकिन ये एक ही ग्रेन के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा रहे हैं।
इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जिस तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड, जेमस्टोन या सिलिकॉन वगैरह आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है पॉलीक्रिस्टल, जिसमें एक से ज्यादा ग्रेन्स होते हैं, हैव मैनी ग्रेन्स, और इनके दरमियान बाउंड्रीज भी मौजूद होती हैं। जिस तरह एक अगर ये ग्रेन है, दूसरा ये ग्रेन है, और इनकी ये बाउंड्रीज हैं। ये सारे अलग अलग ग्रेन से मिलके पॉलीक्रिस्टलाइन बनाते हैं। अब हम फर्दर इनको आगे डिस्कस कर लेते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बिटवीन डिफरेंस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स जो है वेल अरेंज्ड होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में एटम्स हमारे पास वेल अरेंज नहीं होते। जिस तरह ये फिगर में शो किया गया है कि ये हमारे पास एटम्स हैं और एक सिमेट्री है इनके अंदर। इसी तरह अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ये इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई इस तरह से जा रहा है, कोई ये डायरेक्शन या कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा, इनके अंदर सिमेट्री नहीं है। नंबर 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक हमारे पास ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई एक मटेरियल है, तो इसको मैं कट करता हूँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और मैं चेक करता हूँ कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसकी मैकेनिकल और केमिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम है या चेंज है। अगर तो इसकी प्रॉपर्टी तीनों पॉइंट के ऊपर सेम रहे तो ये हमारे पास आ जाते हैं आइसोट्रॉपिक, और अगर इस पॉइंट पे प्रॉपर्टीज और हों, इस पॉइंट पे प्रॉपर्टीज और हों, और ये वाले पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हों, तो ये हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक आ जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि जिसमें मेल्टिंग पॉइंट की रेंज बिलो देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में शेप्स आर वेल डिफाइंड, कि इनमें शेप्स जो है प्रॉपर एक बनी होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में शेप्स जो है वो प्रॉपर नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई मटेरियल है उसको कट करें हम, इस तरह से अगर इसको कट करते हैं या इसको इस तरह से अगर कट करते हैं, तो न्यू फॉर्म सरफेस आर स्मूथ एंड प्लेन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर नई बनने वाली जो हमारे पास एक सॉलिड आएगी, वो उसकी सरफेस जो स्मूथ एंड प्लेन होगी, वेराज अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास नई जो एक सरफेस आएगी वो इरेगुलर होगी। ये तो थे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड के दरमियान डिफरेंस। तो ये तो था हमारा आज का 3rd लेक्चर, जिसमें हमने क्रिस्टल ज्योमेट्री डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह इस लेक्चर से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।